आइए क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। चैप्टर है वैद्युत रसायन। क्या है चैप्टर? वैद्युत रसायन। यानी कि केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। आप सबों ने कोलराउस के नियम से एक कल फार्मूला निकाला था, आप देख सकते हैं। निकाला था कि नहीं निकाला था? तो एक फार्मूला निकाला था और इस फार्मूला तक ही हम पढ़ाए थे, है ना। क्या बोले थे फार्मूला में? अनंत तरुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य का, है ना, जो मान होता है वह बराबर होता है अनंत तनुता पर उसके धनायन, अनंत तनुता पर उसके ऋणायन के योग का। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो पढ़ाए थे और कल ये चीज बताए थे। तो हम आज आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ा देते हैं। न्यूमेरिकल हम आपको बता देते हैं इसी पर, जो आप लोगों ने संबंध देखा था। और ये इसलिए निकाले थे कि अगर आप मैंने दुर्बल वैद्युत अपघट्य का मोलर चालकता कोलराउस के नियम से निकालना चाहते हैं, तो उसमें आपको प्रबल का जो है, मैंने प्रबल जो आपके वैद्युत अपघट्य हैं उनका सहायता लेना पड़ेगा। और उनको सहायता करने के लिए कौन आएंगे? NaCl, HCl और CH3COO Na, है ना, जिसमें हमने कहा था कि इसमें से जिस तरह से भी हो आपको यही लाना है। तो आपने इस तरह का प्रयोग किया है और इस सूत्र का निर्माण किया है, ठीक है ना। तो अब आइए आगे इस पर हम लोग मैथ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मैथ, न्यूमेरिकल थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रेडी हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, देख लीजिए ध्यान से। इसी तरह का सब न्यूमेरिकल रहेगा, अगर आप लोग इसको सीख लीजिएगा तो जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा इसी तरह से बनेगा। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। देखिए ध्यान से, कहता है कि NaCl, HCl एवं CH3COO Na के लिए क्या क्या कहता है क्वेश्चन? कि NaCl, HCl एवं CH3COO Na, CH3COO Na के लिए, है ना, के लिए सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता इस तरह से दिया हुआ है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 126.4, 425.9 और 991.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, पर मोल है। कहता है कि CH3COOH के लिए, CH3COOH के लिए आप हमको मोलर चालकता बताइए। क्या बताइए? मोलर चालकता बताइए। मोलर चालकता की गणना कीजिए, गणना कीजिए। ये क्वेश्चंस है और कल ही हम इस सब क्वेश्चन को बताए भी थे। इस पर हम आपको बताए थे कि ऐसे बनाना है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं, इस पर काम करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गए? इस पर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, समझिए। क्या ध्यान से देखिएगा और समझिएगा? देखिए यहां पे सबसे पहला चीज देखेंगे, यहां से आंसर इसका क्या देखना है हमको? आंसर, आंसर देखिएगा। पहले ही वाला ठीक था ना? यही वाला ठीक लग रहा है? पहले ही वाला ठीक था? अच्छा चलो भाई, पहले ही वाला, यही वाला ना? ना ये वाला है ना? चलो यही रहेगा, ठीक है।
तो आइए हम लोग देखें ध्यान से क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो अनंत तनुता पर NaCl का मोलर चालकता दिया हुआ है 126.4, समझे कि नहीं? तो अनंत तनुता पर किसका? NaCl का मोलर चालकता कितना दिया हुआ है? 126.4। कोई दिक्कत है? अनंत तनुता पर HCl का मोलर चालकता दिया हुआ है कितना? 425.9, ठीक है। और अनंत तनुता पर CH3COONA, सब के सब प्रबल वैद्युत अपघट्य है। कैसे वैद्युत अपघट्य है? प्रबल। कितना दिया हुआ है इसका? 91। कितना दिया हुआ है? 91। आपको निकालना क्या है? तो अनंत तनुता पर CH3COOH का कहता है कि अनंत तनुता पर आप हमको निकाल के दिखाइए CH3COOH का मोलर चालकता। क्या निकाल के दिखाइए? मोलर चालकता की गणना कीजिए। यही पूछता है कि क्या होगा, यही पूछता है कि क्या होगा। और कल ही फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए कि सबसे पहले किसका रखना है मोलर चालकता? HCl का। उसके बाद CH3OONA का। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, याद होगा तो तीसरा चौथा को जोड़ करके दूसरा में से घटा देना है। तीसरा चौथा को जोड़ करके दूसरा में से घटा देंगे तो क्या चीज की प्राप्ति हो जाएगी? पहला की प्राप्ति होगी। यही फार्मूला पर सेट कर देना है। तो इस फार्मूला को लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा? तो अब बताइए जरा सा, इतना बराबर क्या होगा? इतना अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको कल ही पढ़ाए हैं, है ना। HCl प्लस अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर क्या लिखना होगा? CH3COONA, CH3COONA। इसको घटा देना होगा, इसको, है ना, अनंत तनुता पर NaCl को। यही ना फार्मूला लिखे थे जी? फार्मूला तो यही था, कल लिखे थे से। अब इस सब चीज का आपको दिया हुआ है, ये सब चीज का मान आपको दिया हुआ है, जो आपको खाली निकाल लेना है। क्या कर लेना है? निकाल लेना है। तो आइए निकाल लेते हैं। इतना बराबर तो निकालना ही है। इतना का मान दिया हुआ है 425.9, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? इतना के मान दिया हुआ है आपका 91, घटाओ इतना दिया हुआ है 126.4, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब जरा सा जोड़ लीजिए। 9 के 9, 5 1 6, 9 2 11, 4 अब 1 5, 516.9। इसमें से घटा दीजिए कितना? 126.4। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 2 गया 9, 4 में से गया 3, 390.5। ये हमारा आया अनंत तनुता पर मोलर चालकता CH3COOH का। आया कि नहीं आया? अब इसको नापेंगे किस में? तो सीमेंस में दिया हुआ है हमको। यहाँ कितना में दिया हुआ है? सीमेंस में। तो आप लिखेंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना। अब आपको इस तरह से, अगर आपके किताब में जो भी दिया हुआ होगा, आप उसको वहां से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? आप लोग बना भी सकते हैं, बना भी लीजिएगा। अब आप लोग तेज आदमी हैं भैया, आप लोग तो बना ही लेते हैं तुरंत भर में, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़े, हम लोग क्या चीज आगे। अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ लिया जाए। तो आइए हम लोग समझते हैं अब इलेक्ट्रोड के बारे में खूब बढ़िया से। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको? और न्यूमेरिकल होगा तो आप लोग बना लीजिएगा। अब देख लीजिए जरा सा इलेक्ट्रोड के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? इलेक्ट्रोड। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है मेरे भाई इलेक्ट्रोड। ध्यान से समझते चलिएगा। पहले हूँ पढ़े हैं आप लोग, फिर आज पढ़ना चाह रहे हैं, है कि नहीं? देखिए इलेक्ट्रोड है क्या चीज? इलेक्ट्रोड बहुत लंबा चौड़ा चीज नहीं है, इसको आप खुद समझ सकते हैं।
इलेक्ट्रोड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड। अब देख लीजिए होता क्या है कि इलेक्ट्रोड बनता कैसे है, सो समझ लीजिए। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे क्या कि एक पात्र ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक ठो पात्र ले लेते हैं और इस पात्र में एक छड़ डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? छड़। क्या डाल देते हैं इसमें? एक ठो छड़। तो क्या डाल देते हैं इसमें? छड़। क्या डाल दे रहे हैं? छड़ डाल दिए। आप जिस चीज की छड़ लीजिएगा, समझ में आ रही है बात? तो मोटा बनाना चाह रहे थे यार। मान के चलिए कि छड़ है, ठीक है ना? एक क्या ले लिए हम? छड़ ले लिए, समझे कि नहीं? क्या ले लिए? छड़। इसको और ऐसे बढ़ के छड़ बना लेते हैं। छड़ लिए कि नहीं ले लिए? एक छड़ ले लेते हैं। आई जो छड़ है किस धातु का है? तो कोई धातु का है। तो इसको हम मान लेते हैं कि एम धातु का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है? एम धातु का। एम धातु का ही क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड रहेगा विलयन उसी धातु का रहेगा। विलयन लवण का जो विलयन रहेगा वह उसी धातु का हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि एम धातु का विलयन भी है। यहां पर जो विलयन भरा हुआ है, यह जो विलयन भरा हुआ है वह किस धातु का भरा हुआ है? एम धातु का। यह किस धातु से भरा हुआ है? एम धातु से। समझ में आ रही है बात ना? यानी कि जो विलयन होगा एम धातु का ही विलयन होना चाहिए। जिसका रड लीजिएगा उसी का विलयन तैयार करना होगा। तो एम धातु हमने इलेक्ट्रोड लिया, हम एम धातु का। एम धातु का हम लोग क्या ले लेंगे? तो एम धातु का लवण का विलयन ले लेंगे। लवण का विलयन, लवण का हम क्या ले लेते हैं? विलयन ले लेते हैं। ले लिए। अब होगा क्या चीज कि जब ये धातु अपने जलीय विलयन में डूबेगा, समझे कि नहीं? तो होता क्या है कि जब किसी धातु को उसके जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर कोई ना कोई एक आवेश होगा। अगर धन आवेश होगा तो धन आवेश, ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश हो जाता है। और वहीं पर क्या हो जाता है कि विलयन पर समान मात्रा में, किस मात्रा में? समान मात्रा में, है ना, विपरीत, है ना, आवेश उत्पन्न होने लगता है। विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की जो छड़ तैयार हो जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गई बात है? तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। कैसे समझेंगे? कि जब किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण में डुबोया जाता है तो क्या होता है? धातु पर धनावेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में, है ना, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की छड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार की छड़ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब स्थिति क्या होता है सो समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए कि जैसे ही आप किसी जलीय विलयन में जो जिस धातु को आप छड़ बनाए हैं उसी धातु का अगर विलयन लीजिएगा, इसमें डालिएगा तो यह आयनित होने लगता है। क्या होने लगता है? आयनित। और कोई ना कोई आयन रहता है। सपोज दैट अगर ये प्लस आयन का निर्माण कर रहा है ऐसे ऐसे, तो इसके जलीय विलयन में इसके ठीक विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, यानी कि माइनस माइनस उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जो तैयार होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कोई ना कोई चार्ज से, या तो पॉजिटिव या निगेटिव कोई चार्ज से अगर इस छड़ का निर्माण हो जाएगा तो इसी छड़ को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। इसी छड़ को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्लियर हो गया?
तो अब क्या होता है देखिएगा, अब बन करके क्या हो गया यहाँ पे तैयार। अभी जो ये सब जो लिए तो यहाँ पर क्या तैयार हो गया, तो बन करके तैयार हो गया इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या हो गया, तैयार हो गया। इलेक्ट्रोड क्या हो गया, तैयार हो गया। यहाँ पर ये तैयार होकर के बन गया, बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया, तो बनकर तैयार हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रोड। क्या तैयार हो गया, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। अब इसी चीज को आप अपनी भाषा में परिभाषा की तरह लिख दीजिए। कैसे, कि जब धातु की छड़ को, कैसे लिखेंगे, जब धातु की छड़ को, जब धातु की छड़ को उसी धातु के, है ना, लवण में, लवणीय विलयन में डुबाया जाता है, तो समझे कि नहीं, जब धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, लवण के विलयन में, है ना, डुबोया जाता है, तो डुबोया जाता है, तो है ना, उसी विलय लवण में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है, तो धातु पर, किस पर, धातु पर, जो धातु वाला छड़ लिया उस पर, धातु पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होगा। तो धातु पर धन आवेश या क्या चीज, ऋण आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। धन आवेश उत्पन्न हो जाए या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाए, तथा जो विलयन है ना, तथा विलयन पर, तथा विलयन पर इसका जो छड़वा में जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसका, है ना, विपरीत जितनी मात्रा में हुआ है उसी का मैंने विपरीत उतना ही मात्रा में, समान मात्रा में। समझ में आई बात ना, विलयन में भी कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है, समझे कि नहीं है। तो वही लिख रहे था, विलयन पर समान मात्रा में, समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाए, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाए, है ना, उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार की छड़ को, तो इस प्रकार की छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की छड़ को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार की छड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ में आ गई बात, इस प्रकार की छड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहेंगे। इलेक्ट्रोड बना लिए आप लोग। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कोई बड़का चीज है, जो धातु लीजिएगा उसी का विलयन लीजिएगा, उसको डुबोइएगा तो एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो जलीय विलयन इसका निगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव छड़ पर आ रहा है ना, तो जलीय विलयन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जितनी मात्रा में ये है उतना ही मात्रा में हो जाएगा, और जो छड़ पर आवेश उत्पन्न होगा उसी आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। तो इस हिसाब से तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार का हो गया, एक एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे इस बात को कि अगर इस आधार पर अगर बात करें तो यह इलेक्ट्रोड कितना प्रकार का होता है, तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो पहला एनोड और दूसरा कैथोड। पहला क्या हो जाएगा, एनोड। एनोड बोले तो प्लस और कैथोड बोले तो माइनस। कैथोड बोले तो माइनस। समझ में आ रही बात ना। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या देख लेते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए यहां पे इलेक्ट्रोड विभव में कोई खास ज्यादा भार नहीं है। देखिए कैसे नहीं भार है। देखिए आपने क्या किया है मेरे भाई, एक पात्र लिया था कि नहीं लिया था, इसमें हम लोग क्या डाल दिए थे, एक छड़ डाल दिए थे, और इसमें जिस धातु का छड़ है उसी धातु का जलीय विलयन डाल दिए थे, लवण का विलयन डाले थे कि नहीं डाले थे? बस उसी तरह से करते जाना है इसको, जलीय विलयन डाल देते हैं, है कि नहीं? हमने क्या लिया था? एम धातु लिया था। रॉड किसका लिया था? एम धातु का। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो विलयन होगा तो एम धातु का लवण का विलयन होगा। क्या? एम धातु का लवण का विलयन होगा। यहाँ पे आ गया लवण का विलयन ले लिए, और जैसे ही इस पर आप दबाइएगा तो कोई माने अगर जैसे इसको डालिएगा तो डालने पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होगा। बोले जोर से। कोई ना कोई आवेश उत्पन्न होगा। मान के चलिए कि ये आवेश उत्पन्न हुआ, तो अगर इस पर आवेश उत्पन्न हुआ प्लस का, तो मान के चलिए कि तो आपका इस विलयन में निश्चित तौर पर आप जानते ही हैं कि माइनस का विलयन तैयार हो जाएगा। इसमें क्या चीज का तैयार हो जाएगा? माइनस का। क्योंकि आप जानते ही हैं कि विपरीत जितना इसमें रहेगा उतना इसमें विपरीत क्या लगता है? इसमें विपरीत जलीय बने। जैसे इलेक्ट्रोड पर एम धातु पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो विलयन के साथ हो जाएगा निगेटिव, है कि नहीं? कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो यहां तक की तो बात आप इलेक्ट्रोडे में पढ़ लिए थे। तो सर ये विभव किसको करेंगे? तो अब देखिएगा यहाँ पे, यहां तक की बात तो हो गया था इलेक्ट्रोड का। अब हमको विभव पढ़ना है। तो जिस कारण से, ध्यान समझिएगा, जिस कारण से धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है? विभव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि इस पर प्लस तो इस पर माइनस, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज तो हुआ ना, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई चीज हुआ है ना। यानी कि एक प्लस हुआ है, एक माइनस हुआ। अगर ये माइनस आता तो ये सब क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो इन दोनों के मध्य में जो है कुछ ना कुछ है ना, कुछ ना कुछ हुआ है। जो चीज हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? विभव बोलेंगे। इसी को क्या बोल देंगे? विभव कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी को क्या बोल देते हैं? विभव। तो यानी कि विभव की परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो जब किसी धातु की छड़ पर, सेम चीज बा, और खाली लास्ट में जोड़ देंगे कि जिस कारण धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न हुआ, इसी विभव को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो लिख दीजिए कि जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के है ना लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो छड़ में, है ना, तो क्या हो जाता है? तो धातु की छड़ में कर दीजिए इसे, तो धातु की छड़ में दिखाई दे रहा है ना सबको? धातु की छड़ में तथा विलयन के मध्य धातु की छड़ में तथा विलयन के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। निश्चित है कि प्लस है तो क्या हो जाएगा? जलीय विलयन माइनस हो जाएगा। तो विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण धातु की छड़, समझे कि नहीं, जिस कारण
धातु की छड़ और किसके बीच, तो और विलयन के बीच, और विलयन के बीच, बीच बोलिए या मध्य बोलिए ना, मध्य है कि नहीं, विभव उत्पन्न हो जाता है। बीच क्या हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हो गया ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा। अब इस इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, समझ में आ रहा है बात है? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला कारक देख लीजिए। सबसे पहला कारक, तो सबसे पहला कारक है चालक की प्रकृति, नेचर ऑफ कंडक्टिविटी। चालक की प्रकृति, बोलते हैं इसको क्या चीज, नेचर ऑफ कंडक्टिविटी। चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति क्या होगी, कैसे ये प्रभावित करता है, इसका कारक क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोड की चालकता अगर बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड की चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। समझे कि नहीं? तो आप इस बात को जान लीजिए, जब इलेक्ट्रोड की चालकता बढ़ेगी तो निश्चित है इलेक्ट्रोड का विभवमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड की अगर चालकता बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड की चालकता बढ़ने का मतलब क्या है, उस पर आवेश बढ़ेगा। तो जितना आवेश बढ़ेगा उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन माने उसमें रहेगा, चाहे प्लस का या माइनस का, यानी कि उसमें बहुत अच्छा से धारा प्रवाहित हो सकती है, करंट प्रवाहित हो सकता है। तो यानी कि इलेक्ट्रोड की चालकता अगर बढ़ गई तो निश्चित है कि इलेक्ट्रोड में जो विभव है वो और बरियार उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न होगा तो अगर उसका विभव मजबूत होगा, मतलब इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रोड का विभव मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोड की चालकता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड का विभव मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए, ये है प्रभावित करने वाला कार्य। इस पर निर्भर है, चालकता पर निर्भर करता है क्या चीज, इलेक्ट्रोड का विभव मान। ये जितना चालकता इसका ज्यादा होगा, विभव मान उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए दूसरा, अब क्या देख लीजिएगा दूसरा। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से समझिए। दूसरा कहता है धात्विक, जो धात्विक है आयन की विलयन में सांद्रता पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, धात्विक अम्ल की, किस पर, धात्विक आयन की, अम्ल की नहीं, धात्विक आयन की, धात्विक आयन की, है ना, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है। विलयन में सांद्रता,
अब देख लीजिए, दिमाग आपके पास है तो लगाइए, क्या होगा इसमें, तो देखिए ध्यान से, सांद्रता बढ़ा यानी कि गाढ़ापन बढ़ेगा, कल पढ़ाए थे इसको, सांद्रता बढ़ेगा, तो अब बताइए आयनन बढ़ेगा कि घटेगा? सांद्रता अगर बढ़ जाए, सांद्रता अगर विलयन की बढ़ने लगे तो आयनन बढ़ेगा कि घट जाएगा? लीजिए मारेंगे एक लपड़। कल ही बताए थे कि जितना कम रहेगा, जैसे जितना सांद्रता कम रहेगा यानी कि आयनन उतना ही कमेगा। मैंने देखिए ध्यान से, सांद्रता जितना बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ने का मतलब है कि गाढ़ापन बढ़ेगा, तो गाढ़ापन बढ़ने का मतलब क्या है कि उसके अणु मजबूत होंगे, उसके अणु क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और अगर अणु उसका नहीं टूट रहा है तो आयन कम बनेगा, आयन क्या हो जाएगा, कम बनेगा। कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अब जैसे देखिए, जिसकी सांद्रता कम होगी यानी कि गाढ़ापन कम होगा, उसको आसानी से टूट जाएगा उससे कण, और आसानी से अगर कण टूटा तो आयनन काफी बढ़ जाएगा। तो अब सांद्रता ज्यादा है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या चीज, आयनन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। दिमागवा नहीं काम करता है क्या? कल नहीं बताए थे इस चीज को? तो सांद्रता बढ़ेगा तो आयनन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और किसी चीज में आयनन अगर कम हो गया, आयन नहीं बन रहा है, आयन कम हो गया, तो चालकता कमेगी कि बढ़ेगी? कम जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। चालकता क्या हो जाएगी, कम जाएगी। चालकता क्या हो जाएगी, कम जाएगी। और चालकता ही अगर कम हो जाएगा, चालकता ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान बढ़ेगा, और चालकता कम तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम। अब आया समझ में? इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विभव का मान कम हो जाएगा। यानी कि सांद्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन विभव का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब तीसरी बात समझ लीजिए, तीसरी बात क्या कहता है उसको समझिए। तीसरी बात आप लोग समझिए, तीसरी बात क्या कहता है, ये निर्भर करता है ना, जाओ इसमें फिर जाइए ना, जाइए जाइए, कोई जाइए ना, कोई जाइए ना, तो गिरा कर आइए। चलिए देखिए, अब रह गया बात, चालकता की प्रकृति पर इलेक्ट्रॉन विभव का मान निर्भर करता है ना। धात्विक आयन पर भी, धात्विक आयन में जो विलयन की सांद्रता है उस पर भी इलेक्ट्रॉन विभव का मान माने निर्भर करता है। और क्या चीज पर निर्भर करता है, तो ताप का प्रभाव पर। किस पर निर्भर करता है, ताप का प्रभाव। तो देखिए ध्यान से, ताप का प्रभाव, समझे कि नहीं, ताप का प्रभाव। अब दिमाग लगाइए खुद से, साइंस पढ़ रहे तो साइंस वाला दिमाग रखिए। ताप बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा। अब हमको बताइए, ताप अगर किसी चीज को बढ़ा दीजिएगा तो आयनन उसका क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? जोर से बोलिए। बढ़ जाएगा। ताप अगर बढ़ाइएगा तो उसमें जो है, क्योंकि देखिए जैसे ही वो टूटेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वो ज्यादा आयन का निर्माण करने लगेगा, ज्यादा आयन का निर्माण करने लगेगा। समझ में आ रही है बात ना? तो आयनन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयनन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आयनन बढ़ गया, तो आयनन अगर बढ़ गया तो चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चालकता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और चालकता अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विभव का मान ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा बात? इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप देख रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन विभव कैसे कैसे प्रभावित हो रहा है। तो यानी कि आपको सांद्रता जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान कमेगा, जब ताप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन विभव का मान भी बढ़ेगा। जब आपका है ना चालकता बढ़ जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन की चालकता बढ़ेगी तो इसका इलेक्ट्रॉन विभव का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि विलयन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है किसका मान, इलेक्ट्रॉन विभव का मान।
यहां तक हो गया। अब ध्यान से समझिए आगे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जो इलेक्ट्रोड विभव है उसके प्रकार के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार के बारे में ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। तो इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार को थोड़ा सा देख लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोड का काम क्या है, ध्यान से बताइए। तो धातु जो होता है, धातु जो है, इलेक्ट्रोड क्या है, धातु की एक छड़ है, समझे कि नहीं। तो धातु इलेक्ट्रोड क्या कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। तो अगर इस आधार पर उसकी प्रकृति को देखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार को उस स्थिति पर देखिएगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करे, बात समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं इससे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझ में आ रही है ना बात है। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या चीज है, रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। यानी कि उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी अवकरण, उसी को बोला जाता है अपचयन। क्या बोला जाता है उसको, अपचयन। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी धातु की छड़ हम ले रहे हैं, तो या तो उस पर प्लस आवेश है या उस पर माइनस आवेश है। तो प्लस है इसका मतलब है कि त्याग करने का गुण है, और अगर माइनस है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लेने का गुण है। तो अगर इस आधार पर हम लोग देखें धातु इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के आधार पर, तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं। एक को कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मेरी बात समझ में आ रही है। एक को कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा को कहेंगे अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। उसी को आपको किताब में लिखा हुआ है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। कोई दिक्कत, एकदम क्लियरिटी से समझ में आ रहा है सब बात है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इसे। अब कैसे इसको हम बांटे हैं, तो देखिए किस आधार पर बांटे हैं, तो हम इस आधार पर बांटे हैं मेरे भाई। किस आधार पर बांटे हैं, तो समझ लीजिए। हम इसको बांटे हैं इस आधार पर, देखिए किस आधार पर बांटे हैं, तो देखिए ध्यान से। धातु इलेक्ट्रोड है ना, धातु इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड की, धातु इलेक्ट्रोड की क्या चीज, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने की प्रकृति के आधार पर हो सकता है ना ऐसा। धातु इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की या ग्रहण करने की, या ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, तो आधार पर, तो आधार पर कितना प्रकार का होता है, तो अगर हम इसको देखें तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है बात। अगर हम लोग पहला की चर्चा करें तो कौन कौन, मैंने पहला में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पहला इसका हो सकता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण
इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ रही है बात। और दूसरा क्या हो सकता है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। यहां तक सबको समझ में आ गया कि कोई दिक्कत हो रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे भी समझ में आएगा। कैसे आएगा सो समझिए, देखिए ध्यान से, सब समझ में आएगा, नहीं समझ में आने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन को आप जान लीजिए। ऑक्सीकरण और अपचयन को आप इस बात को समझ, तब हम इसको पढ़ाएंगे आगे। क्या पढ़ा रहे हैं? अगर आप ऑक्सीकरण को समझिएगा, देखिए ध्यान से, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। यानी कि हम बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? इसमें क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ लेते हैं? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या कहेंगे इसको? तो जब इलेक्ट्रोड पर क्या लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण हो रहा हो। अब बताइए कि ऑक्सीकरण हो रहा हो का मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण माने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो। लगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो, समझे कि नहीं? तब इलेक्ट्रॉन और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा उसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गई बात ना? तो जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, क्या हो रहा हो? ऑक्सीकरण हो रहा हो, तब, है ना, तब इलेक्ट्रोड व विलयन, इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभव उत्पन्न होने वाला विभव कौन सा कहलाएगा? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्लियर हो गए? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा और, चलिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? दिक्कत हो फटाक से बोलिए, दिक्कत होए फटाक से क्या कीजिए? बोलिए। नहीं बोलिएगा तो भैया हम नहीं कुछ कर सकते हैं, फिर आप ही को सोचना होगा। इसलिए जो है आप लोग बढ़िया से हर चीज को बोलिए। सर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बताएंगे उसको, ठीक है ना? कह दीजिएगा कि नहीं हमको सब आ रहा है, भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर चले देखिए ध्यान से, तब क्या होगा? अब देख लीजिए, माना कि एम धातु है, माना कि क्या है? एम धातु है। थोड़ा अच्छा चल रहा है। एम क्या है? धातु है। एम क्या हो गया? धातु है। समझ में आ रहा बात ना? एम क्या है? धातु है। समझ में आई बात? अब ये क्या कर रहा है? तो यह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग।
इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग। तो त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा? निश्चित है कि इसमें माथा पर प्लस आ जाएगा, जिसके पास रहेगा वही ना त्याग करेगा मेरे भाई। और जिसके पास धन होगा वही ना त्याग कर सकता है, दान दे सकता है। दान देना इज कॉल्ड त्याग करना, समझे कि नहीं? तो जेकरा जे त्याग करेगा, जिसके पास धन काफी होगा, ओकरा माथा पर पंख जग जाएगा प्लस के, है कि नहीं? इतराई चलेगा, मुकुट पहन के चलेगा कि हम धनवान हैं। और जब भिखारी रहेगा वो भी माथा पर लेके चलेगा कटोरा माइनस, समझे कि नहीं? बात समझ आ रही है ना? तो ये भैया मुकुट एगो लेके चलेगा, का है? तो चूंकि इसके पास है ना, इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? दान दिया है, यानी कि त्याग किया है। तो वह कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? तो जय को इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि n इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो n प्लस दे दिए, समझे कि नहीं? और m धातु ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग दर्शा रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या दर्शा रहा है? त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग को दर्शा रहा है। समझ में आ रही है बात ना? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इसको कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, है ना? क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर हमको क्या मिला? पहले ये था, हमको मिला क्या चीज त्याग करने के बाद? तो यहां पर हमको Mn प्लस, यानी कि ये चीज मिला, है कि नहीं? मिला नया चीज, यानी कि यह दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता। क्लियर हो गया? yes, अब जरा सा देख लेते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ लेते हैं? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ रहा है सबको? है ना? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इसी को कहते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझे कि नहीं? ठीक उसका उल्टा लिखिए सारा चीज। उसका क्या लिखिएगा? उल्टा लिखिएगा। कैसे उल्टा लिखिएगा मेरे भाई, बता कैसे उल्टा लिखिएगा? तो देखिए ध्यान से, इसको उल्टा हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि इलेक्ट्रोड पर अपचयन, इलेक्ट्रोड पर अपचयन, अब अपचयन बोलेंगे तो क्या चीज? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। अगर इतना लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा ना आपको? ई का ग्रहण लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा ना? तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। तब, है ना? क्या बोलेंगे? तब। तब क्या चीज? तब इलेक्ट्रोड और विलियन के मध्य, किसके किसके मध्य? इलेक्ट्रोड और विलियन के मध्य। इलेक्ट्रोड और विलियन के मध्य होने वाला जो विभव है, होने वाला ऊपर 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 देखिए क्या है? इलेक्ट्रोड पर अपचयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। तब तब विलियन तब इलेक्ट्रोड व विलियन के मध्य, तब इलेक्ट्रोड व विलियन के मध्य, है ना? विलियन के मध्य निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा, उत्पन्न होने वाला विभव, उत्पन्न होने वाला विभव को हम लोग कौन सा विभव कहेंगे? अपचयन
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। कोई दिक्कत? अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए यहां तक तो आप लोग जान गए, यहां तक तो आप लोगों ने सीख लिया। यानी कि यहां पे देखिए रिएक्शन हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? रिएक्शन। क्या लिख रहे हैं? रिएक्शन। देखिए अब कहता है कि इलेक्ट्रोड पर अपचयन यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण रहेगा तो पहले ही इसके माथा पर ऐसे हो जाएगा, समझे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, कितना इलेक्ट्रॉन? तो एन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। तब ये पहिल का रूप में आएगा यानी कि एम बनेगा, तभी क्या बन जाएगा? एम धातु बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको ये जो हो गया इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो रहा है। समझ में आ गई बात? अब हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ लेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम लोग पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। है कि नहीं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो यहां से समझिएगा, इसमें अभी तक आप जितने भी देखे, देखिए पहले सबसे पहला चीज, जैसे मान के चलिए कि एक पात्र ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? पात्र। और इसमें हम क्या डाल देते हैं? एक रॉड। क्या डाल दे रहे हैं? एक रॉड। एक क्या डाल दे रहे हैं? रॉड, है कि नहीं? एक क्या डाल दिए? रॉड। और ये इसी का जिस तरह का रॉड होगा ना, इसी तरह का इसमें क्या हो जाएगा? लवण का विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण का विलयन। तो हम इस पर धातु मान के चलिए क्या ले लिए हैं? एम धातु। क्या ले लिए हैं? एम धातु। तो निश्चित तौर पर ये जो विलयन होगा वह एम धातु का क्या होगा? लवण का विलयन होगा। कोई दिक्कत है? लवण का विलयन होगा। यहाँ पे आप लोगों को सब चीज में यही पढ़े होंगे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो लवण का विलयन होगा वह कितनी मात्रा में होगा? तो 1 मोलर में होगा। किसमें होगा? 1 मोलर में। कोई दिक्कत? यहाँ पर विलयन का जो क्वांटिटी है फिक्स्ड होगा, साथ ही सांद्रता फिक्स्ड होगी। बोले तो टेम्परेचर फिक्स्ड होगा इसका। तो टेम्परेचर जो होगा यानी कि ताप जो होगा वह कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताप में चेंजिंग आपको नहीं करना है। यानी कि मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको ताप नियत होना चाहिए और विलयन 1 मोलर में होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और तब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी यौगिकों की सांद्रताएं, समझे कि नहीं? सभी यौगिकों की सांद्रताएं इकाई में हो। किसमें हो? इकाई में हो। तो इलेक्ट्रोड जो होगा, इलेक्ट्रोड में जो विभव का माने विभव का जो मान होगा उसी को हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गई बात है? यानी कि इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? तो इसकी परिभाषा टाइप के ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए ध्यान से, कि जब अर्ध सेल अभिक्रिया में, क्या लिख सकते हैं? कि जब अर्ध सेल अभिक्रिया में, जब अर्ध सेल अभिक्रिया में जब अर्ध सेल अभिक्रिया में, ध्यान समझ में आ रही है बात ना? प्रयुक्त होने वाला है ना, प्रयुक्त सभी यौगिकों, प्रयुक्त क्या चीज? सभी यौगिकों की सांद्रता, प्रत्येक यौगिकों की क्या चीज? सांद्रता, माने उसका गाढ़ापन इकाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इकाई हो।
क्या हो, इकाई हो, तब क्या होगा, तब इकाई होगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोड विभव को, जो उसमें इलेक्ट्रोड विभव होगा उसी ही हम लोग क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सांद्रता क्या हो, इकाई हो, तो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये हो गया क्या चीज, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें सिर्फ टेम्परेचर यानी कि सांद्रता जो है वह होना चाहिए, यहाँ विलियन का भी मान होना चाहिए, और तब जो हम लोग इलेक्ट्रोड पर जो यौगिक का इकाई होगा सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानक विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे उसको। आया समझ में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक अगला चीज जिसका नाम है सेल। क्या नाम है इसका, सेल, है ना। अब पढ़ लेंगे हम लोग किसके बारे में, सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में। चलिए देखिए, अब सेल सीख लेते हैं। सेल, सेल, सेल ऐसे, सेल बोले तो कोशिका, बायोलॉजी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, सब सेल का अलग अलग मतलब है। बैटरी में जो बैटरी डालते हैं, टॉर्च में जो बैटरी डालते हैं उसको सेल भी, उसको भी सेल बोलते हैं। कोशिका में जब हम लोग सेल पढ़ते हैं तो भैया उसका अलग मैटर हो जाता है। केमिस्ट्री में सेल पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब अलग हो जाता है। देखिए सेल किसे कहते हैं, समझे कि नहीं। तो सेल क्या है, वह एक ऐसी रासायनिक युक्ति है, फिर समझिएगा सेल क्या है। तो सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति है, मशीन है यानी कि युक्ति है कि नहीं। एक ऐसा यंत्र है कि जिसमें विद्युत ऊर्जा, जिसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, या रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हो तो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वैद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाए, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाए, वैद्युत ऊर्जा में। अगर दोनों में से कोई हो गया, मतलब इसका नाम है चैप्टर का वैद्युत रसायन। क्या नाम है इसका, वैद्युत रसायन। यानी कि विद्युत ऊर्जा को बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में। इसे इस चैप्टर का नाम पड़ गया है वैद्युत रसायन। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं हम लोग, सेल। क्लियर हो गया। तो लिख दे, क्या लिखे कि वह वैद्युत रासायनिक युक्ति, क्या इसी लिखे ना, लिख देते हैं। वह वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा, जिसके द्वारा क्या होता है भैया, वैद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा में, व रासायनिक ऊर्जा को, हाँ बोलिए, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल। कैसे कैसे
इसे ही क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसे ही क्या कहा जाता है? सेल। ये एग्जाम में आपका इंटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे? 2024 में 5 नंबर में पूछा था, एकदम हूबहू क्वेश्चन। सेल क्या है, समझे कि नहीं? ये इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना? फलना सेल का जो है से विश्लेषण कीजिए नामांकित चित्र बनाते हुए, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और कितना नंबर क्या आया हुआ है? 5 नंबर के, है कि नहीं? अब अभी आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे ये मिल गया, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ा देते हैं, है कि नहीं? तो वह वैद्युत रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, वह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो यह मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है कि नहीं? देख लेंगे ध्यान से। यह मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। तो कौन कौन सेल होता है मेरे भाई, तो ध्यान से समझिएगा। कौन कौन प्रकार किसका होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? वैद्युत रासायनिक सेल। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। अब यहां समझिएगा वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो देखिए, सेल का मतलब है कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, यही ना पढ़े हैं। लेकिन वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? तो वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा सो समझिए। देखिए, आपको बता देते हैं, वह सेल जो सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदले, आया समझ में? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सिर्फ किसमें बदल दे? वैद्युत ऊर्जा में। समझ में आ गई बात? ये नहीं कि वैद्युत ऊर्जा को भी रासायनिक में नहीं, रासायनिक ऊर्जा को सिर्फ वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। रासायनिक ऊर्जा को जो किसमें बदल दिया? वैद्युत ऊर्जा में जो बदल दिया, बस उसी को क्या कहेंगे? वो वैद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। क्लियर हो गया इसको? तो इसको लिख दे क्या? लिख देते हैं कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, किसको? रासायनिक ऊर्जा को। देखिए, पहले रसायन लिखे तब इसमें बदले हैं। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दे? वैद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दे? वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे आप लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं ना, फोन का इस्तेमाल करते हैं, बोलिए जोर से। हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? सेल फोन उसको बोला जाता है, बोलते हैं ना सेल फोन। सेल फोन का जो इस्तेमाल होता है उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो होता है, यानी कि केमिकल एनर्जी का मतलब क्या? रासायनिक ऊर्जा जो होता है वह किसमें बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में। तभी तो लाइट देते रहता है, बोलिए। तभी तो क्या दे रहा है? लाइट दे रहा है, समझे कि नहीं? अब यहाँ पे ये भी तो है एकदम क्या चीज? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दे रहा है? वैद्युत ऊर्जा में, समझे कि नहीं? किसमें बदल जा रहा है? वैद्युत ऊर्जा में। क्लियर हो रहे हैं? तो ये इसका उदाहरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है फोन वगैरह? तो ये वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण हो सकता है। और यह कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है, समझे सिस्टर? यह कितना प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार का होता है।
यह दो प्रकार का होता है। भैया कौन कौन दो प्रकार का होता है, जोर से बोलिए। दो प्रकार का होता है, कैसे दो प्रकार का होता है? देखिए ध्यान से, कैसे बोलेंगे कि दो प्रकार का होता है? तो एक को हम लोग बोलते हैं रासायनिक सेल। एक को क्या बोलते हैं? रासायनिक सेल। एक को हम लोग बोलते हैं रासायनिक सेल। आज जो दूसरा है, तो दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सांद्रता सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सांद्रता सेल। तो एक चीज और हम आपको बता देंगे, सांद्रता सेल भैया आपको पढ़ना भी नहीं है, समझे कि नहीं? आपको जानकारी लेना है सिर्फ किसका? रासायनिक सेल का। तो चलिए इसी का अध्ययन कर लेते हैं, रासायनिक सेल का। किसका अध्ययन करेंगे? रासायनिक सेल का, है ना। और रासायनिक सेल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बताइए? तो डेनियल सेल। रासायनिक सेल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण में क्या दे सकते हैं? डेनियल सेल। डेनियल सेल समझाते हैं, समझे कि नहीं? याद रखिएगा, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? इसका अगर आपसे कोई एकदम अति पूछे, एग्जाम्पल बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा? इसका एग्जाम्पल में बोलिएगा डेनियल सेल। क्या बोलिएगा इसका? डेनियल सेल। आइए डेनियल सेल देखें। डेनियल सेल क्या है? रासायनिक सेल है। रासायनिक सेल क्या है? तो भैया यह वैद्युत रासायनिक सेल है। अब वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? तो यह एक सेल है, समझे कि नहीं? अब हम लोग किसको देखेंगे? डेनियल सेल के बारे में देखेंगे। डेनियल सेल के बारे में देखेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है क्या जी? अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। हम दो ठो बर्तन लेते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक सेल। क्या पढ़ लेते हैं? रासायनिक सेल। अब हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक सेल। इसका सबसे मस्त उदाहरण कौन सी है? डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब आया समझ में? इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, समझे कि नहीं? अब डेनियल सेल लेते हैं तो दो ठो बर्तन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो ठो बर्तन। समझे? बड़ा हंस रहे हैं, काहे जी? काहे हंस रहे हैं? काहे हंस रहे हैं? कोई बात है क्या? बैटरी डाउन हो गया हो, 20% है। कल पढ़ाएंगे और क्या फिर, क्या जी? समझे? डेनियल सेल है। हम दो ठो क्या ले लिए? दो पात्र ले लिए, ठीक बताइए है। दो क्या ले लिए? पात्र ले लिए। क्या ले लिए? दो ठो पात्र। और दोनों में हम छड़ डालते हैं। क्या डाल देते हैं? छड़। देखिए ध्यान से, दोनों में हम क्या डाल दे रहे हैं? छड़। कैसा छड़ डाले जी? छड़ है, एक ये छड़ डाल देते हैं और एक इसका ऐसे छड़ डाल देते हैं। डाल दिए? दो को हम लोग क्या डाल दिए हैं? छड़ डाल दिए हैं। समझ में आ रही है बात ना? और ये कौन सा धातु है मेरे भाई? ये कौन सा धातु हमने लिया है ये बताइए भैया। जो हम लिए हैं, ये जो हम लिए हैं वो जेडेन है। क्या है? जेडेन, यानी कि जस्ता की छड़ लिए हैं। क्या चीज की छड़ लिए हैं? जस्ता के। बाई और किसका छड़ लिए हैं? जस्ता के। समझे कि नहीं? दाई और जो छड़ लिए हैं ये मेरे भाई कॉपर की छड़ है। किसकी छड़ है? कॉपर की छड़ है। आ रहा है समझ में? ये किसकी छड़ है? कॉपर की छड़ है। अब देखिए ध्यान से, तो निश्चित है कि जेडेन है, तो यहां जो विलियन होगा वह जेडेन धातु का ही होगा। विलियन किसका होगा? जेडेन धातु का होगा। तो जेडेन धातु का जो विलियन होगा वह कौन सा विलियन होगा? देखिए ध्यान से, तो इसमें हम डाल देते हैं जेडेन SO4।
इसका विलियन क्या डाल देते हैं, ZnSO4। कोई दिक्कत है तो बोलते जाइएगा। तो इसका हम विलियन क्या बना देते हैं, ZnSO4। इसका जो विलियन ले रहे हैं वह है ZnSO4। इसमें भी हम विलियन डाल देते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें भी हम विलियन डाल देते हैं, देख रहे हैं ना। ये कॉपर की छड़ है इसमें, इसका जो जलीय विलियन होगा वह हो जाएगा CuSO4। वह क्या हो जाएगा, CuSO4। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। कॉपर माने जिसका धातु होता है उसी का हम लोग यहाँ पे है ना लवण का विलियन ले लेते हैं। तो इसमें ले लिए हम लोग ZnSO4, इसमें ले लिए हम लोग क्या चीज, CuSO4 ले लिए हैं। कोई दिक्कत? देखिए भाई जब अगर बैटरी वगैरह कट जाए तो मेरी गलती नहीं है, ये मोबाइल की गलती हो जाएगी। हम तो पढ़ाइए रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आप लोग भी समझ जाइएगा इस बात को। अब इसमें देखिए ध्यान से, और ये जो है आप देखिएगा, ये जो छड़ है वह एनोड है। क्या चीज की छड़ है, एनोड। और ये जो छड़ है मेरे भाई, ये क्या चीज का है, कैथोड का। ये कैथोड का छड़ है। एनोड बोले तो यहां पर स्थिति क्या हो जाएगा, है ना। सो समझिए, सबसे पहले समझिएगा, यहां पे एक बात समझिएगा। इस चीज को हम लोग, इस दोनों छड़ को हम क्या करते हैं, इस दोनों छड़ को हम जोड़ते हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। हम जोड़ रहे हैं यहां पे, देख रहे हैं ना छड़ को। इस छड़ को हम लोग जोड़ दे रहे हैं वोल्ट मीटर से। किससे जोड़ दे रहे हैं, वोल्ट मीटर से, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर से इसको क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। आखिरी गैल्वेनोमीटर क्या करेगा मेरे भाई, तो ये हम लोगों को धारा को बताने का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, धारा को बताने का कार्य करेगा। इसका काम है, वोल्ट मीटर का काम क्या है बताओ, वोल्ट मीटर का काम है धारा को बताने का। पढ़े होंगे, धारा को बताने का। क्लियर हो गए, धारा को बताने का इसका काम है। अब यहां पे देखिए जरा सा, क्या अभी भी करंट प्रवाहित हो रहा है, और ये क्या है, तो ये बाह्य परिपथ है। ये कैसा परिपथ है, बाह्य परिपथ है। तो तब तक इलेक्ट्रॉन तब तक करंट प्रवाहित नहीं होगा जब तक कि इसमें, है ना, अंतः परिपथ से हम लोग इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साल्ट ब्रिज लेते हैं। अंतः परिपथ में क्या ले लेते हैं, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का मतलब होता है लवण सेतु। ब्रिज माने पुल, लवण का पुल। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक लवण का पुल ले लेते हैं। क्या चीज ले लेते हैं, एक लवण का पुल ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं वो ध्यान से समझिए। तो ये लवण का पुल इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये क्या ले लिए हम, लवण का पुल ले लिए, और इसको यहां भी एक लवण का पुल है, इसी तरह से है, ये है, देख रहे हैं ना। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ दे रहे हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जोड़ दिए, तो भैया ये क्या हमने ले लिया, तो ये ले लिया आपका लवण सेतु। क्या ले लिया, ये लवण सेतु। आई लवण सेतु है क्या चीज, तो भैया इसके अंदर में लवण सेतु में, है ना, KCl भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, KCl भरा हुआ है। और क्या भरा हुआ है, KNO3 भरा हुआ है। और क्या भरा हुआ है, तो इसमें जो है से NH4Cl भरा हुआ है। आप देख रहे हैं ना, है ना। ये सब कैसा है, तो ये सब वैद्युत अपघट्य है। क्या है, ये सब वैद्युत अपघट्य है। इन सभी चीजों से ये क्या है, लवण सेतु तैयार किया गया है। लवण सेतु इन चीजों से क्या किया गया है, तैयार किया गया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलिए यहां तक की बात आप समझ गए। अब यहां पे ZnSO4 है, Zn का ये चीज है, ठीक है कि नहीं है। अब यहां से जैसे ही करंट प्रवाहित होगा, तो अब Zn जो है, Zn, तो Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा।
तो Zn जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, बात समझ में आ रही है ना, तो ये जब Zn जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Zn यहां लिख दिए, और अति त्याग करेगा, है ना, ये क्या करना है, त्याग करेगा। तो ये Zn क्या किया, इलेक्ट्रॉन का यहां पे त्याग कर दिया, क्या कर दिया, त्याग कर दिया। किसका त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का। कै गो इलेक्ट्रॉन का, 2 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल करके कहां कहां घुल जाएंगे, इस जलीय विलयन में। इसमें आ जाएंगे जलीय विलयन में, क्योंकि ये धनात्मक है, इस पर से जहां से निकलेगा तो यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। क्योंकि जलीय आप लोग अभी पढ़े हैं कि जितना क्षण पॉजिटिव देगा उतना ही इसमें से क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसने जब त्याग दिया 2 गो इलेक्ट्रॉन का, यानी कि माइनस चार्ज को यहां त्याग दिया, तो यही इलेक्ट्रॉन इसके सहारे, ऊपर के सहारे, है ना, कैसे, ऊपर के सहारे, एक मिनट, इस परिपथ से, बाह्य परिपथ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। समझ में आ रही है बात है, बाहर निकल करके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ऐसे आ जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है बात ना। और यहां जो कॉपर सल्फेट है, इसकी स्थिति क्या होगी कि कॉपर सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। इसका जो जहां से निकला है ना, इस 2 इलेक्ट्रॉन का जो है, जो यहां से निकल रहा है, उसके स्वागत में यहां पे कॉपर जो है, कॉपर यहां पे खड़ा रहेगा। कॉपर क्या रहेगा, यहां पे खड़ा रहेगा। समझे कि नहीं, कॉपर यहां पे इंतजार करेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पे रिसीव करने के लिए। समझे कि नहीं। और रिसीव कहां से करेगा, तो देखिए यहां पे CuSO4 का विलयन है, CuSO4 का विलयन है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बाह्य परिपथ से होता हुआ इस क्षण पर आएगा, तो यहां से ये क्या कर लेगा, इसको रिसीव करेगा। इसके विलयन यहां पे इसको क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। किसको रिसीव किया, ये तो Zn के दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव किया, तो ये कॉपर रिसीव किया। आ गया समझ में, कौन रिसीव कर लिया, कॉपर। और होता क्या है कि इसके यहां पर ना, यहां पे देखिए, यहां पर एक लेई लगी होती है, इस लेई को हम लोग बोलते हैं जिलेटिन। क्या बोलते हैं, जिलेटिन। इसको बोलते हैं हम लोग जिलेटिन की लेई। क्या लगा हुआ है यहां पे, जिलेटिन, जो लेई की तरह रहता है। समझे कि नहीं। और यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं पहुंच रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो निश्चित है धारा का प्रवाह इधर से इधर होगा, इधर से किधर होगा, इधर होगा। आया समझ में। ठीक इलेक्ट्रॉन जिधर से जिधर को बहता है तो धारा की दिशा उसके ठीक विपरीत बहती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो निश्चित है कि धारा इधर से इधर की ओर आ रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो धारा का जो प्रवाह है ना, तो धारा का प्रवाह किसके विपरीत होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बहने की गति के विपरीत होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। कैसे जा रहा है, बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर होगा। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे एक बात समझिए क्या हुआ। यहां पे इसको हम बता दिए हैं LOAN, यानी कि L से हो गया लेफ्ट, O से हो गया क्या चीज, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन माने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग। यहां से इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है ना, ए से कहां पे, एनोड पर क्या हो रहा है, निगेटिव। क्या हो रहा है, निगेटिव। सारा चीज समझ में आ गया। इधर स्थिति देखिए, इधर है राइट साइड और इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन के जगह पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां एनोड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कैथोड। यहां क्या होगा, कैथोड, यानी कि सी होगा। यहां निगेटिव नहीं, यहां पे पॉजिटिव। तो इधर हो रहा है RRCP। आर से क्या हो गया, राइट, रिडक्शन,
कैथोड पॉजिटिव, है ना, क्या हो जाएगा, कैथोड पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? तो याद रखने का एक तरीका हो गया, समझ में आ रही है बात ना, ये याद रखने का क्या हो गया, तरीका हो गया। डेनियल सेल पर पढ़ा रहे हैं, समझे ना, कि आपने दो पात्र लिया, उसमें दो छड़ डाल दिए, एक जस्ता का एक कॉपर का, उसी का विलियन इधर ZnSO4 है, इधर ZnSO4 है कि नहीं। इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से, विद्युत वोल्ट मीटर से इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए, ताकि धारा का पता लगे कि किधर से किधर की ओर बह रहा है और कितना, समझे कि नहीं। उसके बाद हमने लवण सेतु लिया, जिसमें KCl KNO3 ले KCl KNO3, ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक हो गया ना, KCl KNO3 NH4 Cl, और इसके जो मुंह पर देख रहे हैं वो क्या लगा हुआ है, तो जिलेटिन है ना, एक लेई की तरह काम कर रहा है। तो यह क्रिया हमेशा चलती रहेगी, यह क्रिया क्या हो जाएगी, हमेशा चलती रहेगी, है ना। तो इसमें हम एक बात लिखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की ओर जाएगा, बाएं से दाएं की ओर जाएगा, तो धारा का, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा, दाएं से बाएं की ओर, बायों की ओर होगा। किधर होगा, दाएं से बाएं की ओर होगा। कोई दिक्कत है, यानी कि विपरीत क्रिया में होगा। और यह क्रिया क्या होगी, हमेशा चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, देखिए यह क्रिया हमेशा चलती रहेगी, यह क्रिया हमेशा चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि Zn का प्रत्येक Zn, जैसे Zn यहां से निकल रहा है, टूट रहा है, इसमें जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो रहा है, यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहेगी जब तक Zn की छड़ पूर्णतः समाप्त न हो जाए। और यहाँ पे कॉपर पर छड़, कॉपर पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इधर कॉपर एकत्रित होते जाएगा और वहां पे Zn क्या होते जाएगा, Zn खत्म होते जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। समय आएगा जब Zn क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जमा होते रहेगा, और यहाँ पर क्या बना करके जमा होते रहेगा, तो एक कॉपर का छड़ बनाते हुए जमा होते रहेगा। यह तब तक प्रक्रिया क्या होती रहेगी, चलते रहेगी, है ना। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल सेल। इसी क्रिया को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। समझ में आ रही है बात। अब इसी पूरा चीज को हमको लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। इसी चीज को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जिंक समाप्त हो जाएगा और कॉपर छड़ पर, कहां पे, कॉपर की छड़ पर इकट्ठा होते रहेगा। समझे कि नहीं। और यह क्रिया हमेशा क्या होती रहेगी, चलते रहेगी। आ गया समझ में। अब इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, डेनियल सेल। तो आपको जब डेनियल सेल पर लिखने के लिए आ जाएगा तो ये पूरी कथा कहानी इस तरह से फिगर बना करके आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो कैसे लिखेंगे तो आपको हम बता दे रहे हैं इस ढंग से। यही चीजवा को हम कैसे है तो आपको हम लिख करके दिखा दे रहे हैं। कैसे लिख करके है दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से। अभी पूरी बात को इतना शब्द में लिखना होगा, ऐसे देखिए कैसे लिखना होगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे लिखना पड़ेगा ये आपको, देखिए ध्यान से। ये पूरा फिगर समझ में आया सबको। तो इस फिगर को जरा सा समझ में आया तो हम लोग देखेंगे आगे कैसे देख रहे हैं से समझिए। अब इस पूरे फिगर को देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रासायनिक सेल है, क्या है, रासायनिक सेल। रासायनिक सेल को समझ लीजिए ध्यान से, रासायनिक सेल को समझिए। देखिए यहाँ पे पढ़िए, इस सेल में दो पात्र लेते हैं, लिए इस सेल में क्या लेते हैं, दो पात्र लेते हैं, जिसमें बाएं पात्र में ZnSO4 क्या लेते हैं, ZnSO4 का विलयन लेते हैं, देख रहे हैं ना, जिसमें Zn की छड़ डूबी रहती है, तथा दाएं पात्र में CuSO4 का विलयन लेते हैं छड़ के साथ।
किसके साथ? छड़ के साथ, जिसमें कॉपर को छड़ में डूबी रहती है। बाह्य परिपथ को पूर्ण करने के लिए जो ऊपर में वोल्ट मीटर जोड़े हैं वो बाह्य परिपथ है, और लवन सेतु जो है वह अंतः परिपथ है। समझ में आ रही है बात? तो बाह्य परिपथ को पूर्ण करने के लिए दोनों इलेक्ट्रोड को एक तार से जोड़ करके उसमें कुंजी को बोलते हैं वोल्ट मीटर लगा देते हैं। लगा दिए हैं ना, जो फिगर में बनाए हैं, ध्यान में आ रहा है ना? लगा देते हैं। तथा आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए एक यू आकार की नली जो बनाए थे, वो नहीं बनाए थे, परिपथ को पूर्ण करने की जो लवन सेतु, वह इसकी आकृति कैसे थी? यू आकार की थी ना। तो यू आकार की नली को पात्रों के विलयन में डुबा देते हैं और इस नली में विद्युत अपघटय जैसे KCl, KMnO3, K2SO4 व NH4Cl भर लेते हैं एवं जिलेटिन की लेई का, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, जिलेटिन की लेई का प्रयोग करते हैं। इसे लवन सेतु कहते हैं। अभी पढ़ाए ना, इसे क्या कहते हैं? लवन सेतु कहते हैं। दोनों पात्र में प्रत्येक पात्र अर्ध सेल कहलाता है एवं उन पर होने वाली अभिक्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जितना काम किए सारा चीज लिखा है कि नहीं लिखा है? तो हमको लिखने की जरूरत पड़ेगी कि इससे आप लोग कर लीजिएगा, इससे कर लीजिएगा। चलिए अब इसका कार्य विधि देखेंगे। कार्य विधि क्या होता है? जो कार्य आपने किया है, जो कार्य आपने किया है वो सारे चीजों को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या किए हैं देखिए। जब कुंजी को चालू करते हैं, मैंने वोल्ट मीटर को चालू करते हैं, तो स्वतः ही अभिक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। अभिक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है, जिसमें Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हुआ। कब? अरे भैया जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो ऑक्सीकरण न हुआ, बैटरी समाप्त हो गई है। ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रोड पर अपचयन का मतलब क्या हो गया कि वहां पे कॉपर उसको रिसीव कर रहा है, स्वागत में उसका इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या है? खड़ा है। तो वहां पर हो गया अपचयन, दाहिने साइड में अपचयन, और इधर क्या हो गया? ऑक्सीकरण होता है। यही पर अभिक्रिया तो आपको लिख करके दिए थे हम, यही अभिक्रिया तो लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? Zn ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। ऐसा किस लिए किया है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह Zn से Cu की ओर होता है। किस तरह होता है? Cu की ओर होता है। अतः बाईं ओर Zn आयन की सांद्रता बढ़ रही है और दाईं ओर किसका सांद्रता बढ़ेगा? तो SO4 की सांद्रता बढ़ेगी। विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए लवन सेतु का ऋणात्मक एनोड की ओर एवं धनात्मक कैथोड की ओर गमन करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक परिपथ में आयन दाईं ओर से बाईं ओर गमन करते हैं। जब कभी फिगर में हम समझा दिए हैं, वही बात को पूर्णतः लिखना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाह्य परिपथ में धारा कैथोड से एनोड की ओर कैसे? आंतरिक परिपथ नीचे वाला को समझे ना, जो लवन सेतु था उसको है ना की ओर गमन करते, जिससे परिपथ पूर्ण हो जाती है एवं वोल्ट मीटर में विक्षेप होता है, करंट उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? करंट उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इसी को पूरा लिखना होगा, जो डेनियल सेल में आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? यहां पे एक चीज पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, लवन सेतु का कार्य। क्या पढ़ना पड़ेगा? लवन सेतु का कार्य। तो हम लोग देखेंगे लवन सेतु का कार्य। यहां तक क्लियर हो गया ना? इसी पूरी कहानी को हमने वहां पे क्या कर दिया है? लिख दिया है। तो अब हम लोग पढ़ लेंगे लवन सेतु का कार्य। उसको लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब पढ़ लेंगे हम लोग लवन सेतु का कार्य। तो लवन सेतु का कार्य देख लीजिए, इसका क्या क्या मुख्य कार्य है। उधर बैटरियों समाप्त होने वाला है मोबाइल का ना, इसलिए डर बना हुआ है। लवन सेतु का कार्य, तो सबसे पहले लवन का काम है कि भैया दोनों तरफ से सांद्रता बढ़ने लगी, दोनों तरफ से, यानी कि इधर Zn का बढ़ने लगा विलयन में और उधर Cu के विलयन में बढ़ने लगा, है कि नहीं? तो इसको उदासीन करने के लिए लवन सेतु का सबसे प्रमुख काम है। तो यह क्या करता है? तो विद्युत उदासीन के लिए, किसके लिए लवन सेतु का क्या काम है? विद्युत उदासीन के लिए, उदासीनता के लिए इसका पहला काम हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा काम क्या है इसका? तो दूसरा काम है कि दोनों पात्रों को है ना बिना मिलाए
आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए। दोनों को हमको मिलाने की जरूरत पड़ी नहीं ना, अलग अलग है ना दोनों पात्र। अब उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या ले लिए थे, लवन सेतु का पुल, मतलब लवन सेतु ले लिए थे, यानी कि हम लोग साल्ट ब्रिज ले लिए थे, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि दोनों पात्रों को बिना मिलाए हुए, दोनों पात्रों को बिना मिलाए हुए एक करने के लिए, बिना मिलाए हुए क्या करने के लिए, है ना, आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए, आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए, आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए। आया समझ में, आंतरिक परिपथ पूर्ण करने के लिए। और तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात है मेरे भाई कि 2 विलियन के, है ना, किसको, 2 विलियन के, और इसका क्या काम हुआ, तो 2 विलियन के, दोनों विलियन है ना उसमें, विलियन के संधि विभव को कम करने के लिए, 2 विलियन के संधि विभव को कम करने के लिए, संधि विभव को कम करने के लिए, कम करने के लिए, क्लियर हो गया, कम करने के लिए। क्वेश्चन आता है आप लोगों का, सेल का निरूपण कीजिए। क्या क्वेश्चन आता है, सेल का निरूपण कर लीजिए, सीख लीजिए सेल का निरूपण कैसे करते हैं। सेल का निरूपण कैसे करने के लिए आएगा, तो सेल का निरूपण में आप लोग क्या देखें, तो एक हो तो क्रिया एनोड पर हुआ, एनोड मैंने इधर पर करवाए थे, एक ऊपट्टी करवाए थे किस पर, कैथोड पर करवाए थे ना। तो आपने क्या देखा, एनोड और कैथोड दोनों पर आपने क्या क्या चीज देखा, तो एक पर देखा कि जेडेन जो है से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जेडेन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, त्याग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उधर क्या देखे, इधर देखे कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और क्या बना दे रहा है, खुद कॉपर रह जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात। तो दोनों साइड में इस टाइप को चीज को देखे, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने का तरीका है, देखिए इसको लिखने का तरीका कैसे है, तो देखिए जेडेन क्या किया, ध्यान से समझिएगा, इसी को लिखना है आपको, यही समझना है। जेडेन क्या किया मेरे भाई, जेडेन क्या किया, देखिए ध्यान से, जेडेन जो है मेरे भाई, तो जेडेन ने क्या किया, जेडेन त्याग दिया, और त्याग दिया तो क्या बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन माथा पर लेकर घूम रहा है कि हम त्यागने वाले हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये अपने माथे पर सजा लिया है। और लवन सेतु को कैसे दर्शाएंगे, तो 2 पाई खींच देंगे तो हो गया लवन सेतु। ये क्या हो गया, लवन सेतु। अब इस साइड में क्या प्रक्रिया हो रही है, तो इस साइड में प्रक्रिया जो हो रही है कि कॉपर जो आयन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन के ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। समझ में आ रही है बात। तो इसको लिखने का तरीका ये है, ऐसे आप लिख सकते हैं इस चीज को, समझे कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, और बीच में जो है क्या है, लवन सेतु पुल है। क्या है, लवन सेतु पुल है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर इतना आप लोग पढ़ लिए तो आपका जो है डेनियल सेल, रासायनिक वैद्युत रासायनिक सेल समाप्त हो गया। अब कल जो पढ़ेंगे वह हो जाएगा वैद्युत अपघटनी सेल। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। यहां तक समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें जी।